आइए जी, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक में जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ इंग्लिश में बोलेंगे मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी की गति कितनी ज़रूरी है आपके लिए? जैसे दिन और रात का होना आपके लिए ज़रूरी है, जैसे सर्दियों के बाद गर्मी और गर्मियों के बाद बरसात का आना आपके लिए ज़रूरी है, वैसे ही पृथ्वी की गति का होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सब पृथ्वी की गति के कारण ही होता है। समझते हैं कैसे होता है, उसी के लिए ये टॉपिक रखा गया है। क्या टॉपिक है? देखिए, टॉपिक का नाम आपको बता दिया, पृथ्वी की गतियाँ। ये हमारी पृथ्वी है, ये दो तरह की गति करती है। एक गति का नाम होता है घूर्णन, इंग्लिश में बोलेंगे रोटेशन, यानी कि वो अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और एक होता है परिक्रमण, यानी कि वो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। दो तरह की गतियां करती है और दो तरह की गतियों के बहुत ही गंभीर परिणाम आपके सामने आते हैं, जो आपकी जीवन शैली को और आपके पूरे कल्चर, संस्कृति, समाज को प्रभावित करते हैं। तो क्या है वो, देखिए आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इससे पहले कि हम उनके बारे में जानकारी लें, आप पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। कैसी जानकारी? ऐसी जानकारी जो आपको मदद करेगी पृथ्वी की गति यानी कि घूर्णन और परिक्रमण को समझने में। जैसे कि पृथ्वी गति क्यों करती है? पृथ्वी की गति करने के लिए जो सबसे बड़ा उसका रीजन है वो है सूर्य का द्रव्यमान और उसका गुरुत्वाकर्षण। इस तरह से आप अंदाजा लगाइए कि आपका जो पूरा सौर मंडल है, कौन सा सौर मंडल? ये वाला सौर मंडल। ये क्या है? पूरा सौर मंडल है जिसके केंद्र में सूर्य है और सारे ग्रह इसका चक्र लगाते हैं। ये सूर्य उस पूरे सौर मंडल का 99.85% द्रव्यमान खुद में समाहित करे हुए है। अब आप सोचकर देखिए कि अगर पूरे सौरमंडल का द्रव्यमान 99.85 का, आप मतलब समझ पा रहे हैं, लगभग 100% हो गया। ये तो 0 पॉइंट कुछ परसेंट में ग्रहों का द्रव्यमान है। तो जब इसका द्रव्यमान इतना है तो गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? तो आप समझ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए घूमते रहते हैं। देखिए, ये सूर्य की फोटो है और सूर्य के सामने पृथ्वी की वैल्यू कितनी है? एक डॉट के बराबर, ये रही। तो अब आप बताइए कि पृथ्वी क्यों ना सूर्य का चक्कर लगाए? भाई, जब इतना बड़ा एक पिंड है तो वो उसको खींच के रखता है भाई अपनी तरफ। और चूंकि पृथ्वी में भी एक द्रव्यमान है तो वो ज्यादा दूर भी नहीं जा पाती, और सूर्य का द्रव्यमान तो इतना ज्यादा है कि भाई ये अपने से दूर किसी को जाने भी नहीं देता। आप भी अपना द्रव्यमान इतना बढ़ा लीजिए, अपने आप को इतना भारी मजबूत कर लीजिए, इतना बड़ा बना दीजिए कि कोई आपसे दूर जाने की सोच भी ना सके, वो चाहे तो भी ना जा पाए। तो अपना आकार बड़ा करिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपना द्रव्यमान बढ़ा लीजिए। कितना बढ़ा लीजिए अपना द्रव्यमान? 99.85%, ताकि पृथ्वी जैसा सुंदर ग्रह आपके चारों ओर चक्कर काटता रहे और आपके जीवन में बाहर बनी रहे। ठीक है, एक कारण हो गया क्यों गति करती है। दूसरा कारण जो जरूरी है वो है सौरमंडल के निर्माण की परिस्थितियां। देखिए, ब्रह्मांड नाम का एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है और सौरमंडल का निर्माण नाम का एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। बिग बैंग का सिद्धांत कहता है कि जब सभी खगोलीय पिंडों का, जिसमें सूर्य, ग्रह और बाकी के सारे पिंडों का निर्माण शामिल है, उन सब का निर्माण ही घूमती हुई परिस्थितियों में हुआ था। सब कुछ घूम रहा था। अब जब सब कुछ घूम रहा था तो पृथ्वी भी घूमेगी ही, इसलिए। तीसरा जो मेन रीजन है, जड़त्व का सिद्धांत। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सब कुछ घूम रहा था,
अब जब तक उसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा तो वो क्यों रुकेगी। जड़त्व का सिद्धांत यही कहता है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो करती रहेगी जब तक कि उसके आगे आप कोई अवरोध नहीं लगा देते, यानी कोई बाह्य बल नहीं लगा देते। और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक कि उसे कोई खींच कर ना ले जाए या फिर कोई उसे ना उठा ले, बाह्य बल लगाकर। यानी बाह्य बल चाहिए। भाई पृथ्वी पर कौन बाह्य बल लगाए। ऊपर से उसके सामने किसका सहारा है, सूर्य का। कितना, 99.85% द्रव्यमान किसका, पूरे सौर मंडल का। बड़े आदमी का हाथ है, समझ रहे हो, बड़े आदमी बनो। ठीक है, तो क्यों गति करती है समझ में आई। और एक चौथा कारण है कि कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। तो ये 4 कारण आप याद रखेंगे कि पृथ्वी गति क्यों करती है, क्यों करती है, समझ गए। पृथ्वी का अक्ष क्या है, अक्ष, क्योंकि अभी आप जब घूर्णन पढ़ेंगे तो आपको घूर्णन में आपको ये पता चलेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, अक्ष के चारों ओर घूमती है, उसको घूर्णन कहते हैं। अब भाई ये तो ठीक है कि अक्ष के चारों ओर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, बट अक्ष क्या है, अक्ष क्या है। अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। कैसी काल्पनिक रेखा है कि जो आपकी पृथ्वी है, ये जो आपकी पृथ्वी है, इसका एक उत्तरी बिंदु है और एक दक्षिणी बिंदु है। ये सब हमने अपनी मर्जी से माना है, वास्तव में पृथ्वी पे ऐसा है कुछ नहीं, हमने अपनी मर्जी से माना है अध्ययन की सुविधा के लिए। एक उत्तरी बिंदु है, एक दक्षिणी बिंदु है। उत्तरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, दक्षिणी बिंदु को दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल कहते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा, सीधी रेखा, अक्ष कहलाती है। इनको मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। ये भी काल्पनिक है, हमने अपनी मर्जी से माना, हमारी मर्जी, हम कुछ भी माने, ठीक है, हमारी मर्जी, हमने मान लिया, अध्ययन की सुविधा के मान लिया। इस अक्ष के चारों ओर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसी को घूर्णन कहते हैं। चलो घूर्णन पर तो आ जाएंगे, लेकिन अक्ष आपको समझाना जरूरी था, अक्ष समझा दिया। अब 2-4 तथ्य और जानने जरूरी हैं आपको पृथ्वी के बारे में। वो क्या कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अब यहां भी अक्ष आ गया ना, अपने अक्ष पर 23 डिग्री या 23.5 डिग्री लिखा हुआ है। ये कैसे, 23.5 डिग्री, ऐसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, चित्र से दिखा के क्लियर करूंगा, ऐसे थोड़ी ना बिना चित्र दिखाए क्लियर कर दूंगा। देखिए ये है आपकी पृथ्वी, मतलब सबकी पृथ्वी है, पूरे संसार की पृथ्वी है। और सामान्य परिस्थिति में क्या होना चाहिए, ऐसे जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं ना, ये सामान्य परिस्थिति है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। पृथ्वी जहां उसका उत्तरी ध्रुव यहां होना चाहिए, वो यहां ना होकर उसका उत्तरी ध्रुव ऐसा है, इतना झुक गई है इस अक्ष से। ये अक्ष कैसे आया, देखो ये जो ऑर्बिट है ना, हर चीज को एकदम चित्र से दिखा के, ये जो ऑर्बिट है ना, ये वाला ऑर्बिट है ना, तो इस ऑर्बिट को ऐसे खींचिए, ऐसे और ऐसे, तो अब ये हो जाएगा अक्ष और ये हो जाएगा कक्षीय तल। ये क्या है, अक्ष, ये है कक्षीय तल। अब जो पृथ्वी है हमारी, इस अक्ष के बराबर ना होकर 23.5 डिग्री इस तरह से झुकी हुई है, यानी इस तरह लेट गई थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको कहते हैं अक्षीय झुकाव, इसको कहते हैं अक्षीय झुकाव। 23.4 डिग्री या 23.5 डिग्री लगभग अक्षीय झुकाव है। बट अगर इस कक्षा तल से, अभी मैंने बताया ना ये वाला, अगर इसको ऐसे आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, कार्तीय तल बनाएंगे, तो ये अक्ष हो गया और ये हो गया कक्षा तल, यानी ये जो पूरी कक्षा है उसका तल, उसकी सतह। इस कक्षा तल से ये पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री। अब आप कहेंगे ये क्या नई बात है, नहीं ये नई नहीं है। 66.5 और 23 को, 23.5 को आप जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और बस हमने 90 डिग्री का एंगल पूरा किया, ये वाला और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। जब हमने इसके अक्ष से इसको 23.5 डिग्री ऐसे झुका दिया, ये झुका दिया 23.5 डिग्री।
अक्ष से झुका दिया। तो अब एक बार हमने अक्ष से देख लिया, अब एक नज़र से इसको कक्षीय तल से देख लिया, तो ये 66.5 डिग्री है। बस एक ही चीज़ है, उसको दो तरफ से दिखा दिया गया है। तो ये पृथ्वी झुकी हुई है, इसके बहुत सारे मायने हैं, उसको हम समझेंगे कि उसके क्या क्या मायने हैं, आएंगे अभी उस सब बातों पर। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। तो ये ऐसे पृथ्वी झुकी हुई है। अच्छा ठीक है, इसको कहते हैं, इसका नाम क्या है, अर्थ्स ऑब्लिक्विटी, इंग्लिश में है अर्थ्स ऑब्लिक्विटी, पृथ्वी का तिरछापन। इस तिरछापन का कारण क्या है, कारण के लिए एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है वो थ्योरी है जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस ये कहती है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो ही रहा था, तब एक मंगल ग्रह के आकार की बड़ी वस्तु जिसका नाम था थिया, थिया THEIA, थिया आके टकराई, और आगे टकराने के बाद भाई मंगल ग्रह के आकार की वस्तु आगे धम से टकरा रही है, तो भाई उससे आके इसमें टकराई और समा गई इसी में, जिस वजह से पृथ्वी थोड़ी सी झुक गई। और पता है क्या कहा जाता है कि एक तरफ से जैसे ये पृथ्वी है, एक तरफ से ये आकर धम से यहाँ टकराई और ये तो इसी में समा गई, और इसके दूसरी तरफ से ये ऐसे हल्की सी झुकी, इस तरफ को झुकी, और इसके दूसरी तरफ से एक टुकड़ा निकल के अलग चला गया, और वो टुकड़ा क्या था, चंद्रमा। और ये चंद्रमा कहाँ से निकला था, जो आज आपका प्रशांत महासागर है, वहां से चंद्रमा निकला था। यानी चंद्रमा कभी ना कभी पृथ्वी का ही हिस्सा था। झुकी इसलिए है क्योंकि एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु जिसका नाम था थिया, THEIA, मेरे साथ बोलिए थिया, है ना, तो ये आगे टकराई और इस तरह से प्रशांत महासागर, चंद्रमा और पृथ्वी के तिरछेपन की ये थ्योरी व्याख्या करती है, जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी। समझी गई? ठीक है, अब इसके तिरछेपन से क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा है पॉइंट, इसके तिरछेपन से क्या होता है कि जैसे पृथ्वी तिरछी है ना, यदि ये तिरछी ना होती तो देखो ये अक्ष, मान रुकिएगा, अगर ये तिरछी ना हो तो ये वाला अक्ष कहाँ होता, ये वाला अक्ष होता यहाँ, ठीक है, यहाँ, और पृथ्वी का आधा हिस्सा, आधा हिस्सा, पूर्णतः आधा हिस्सा बराबर प्रकाश प्राप्त कर रहा होता, पूर्णतः बराबर प्रकाश प्राप्त कर रहा होता। हालांकि यहाँ में एक चीज की और भूमिका होती है, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अभी एक मिनट, इस पॉइंट को मेरे को याद रखिएगा कि आधा हिस्सा प्रकाश प्राप्त करता है, इसमें एक चीज की और भूमिका होती है, अभी बताऊंगा। तो अभी क्या है कि देखो ये जो साउथ पोल वाला हिस्सा है ना, इसके झुकाव के कारण यहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ नॉर्थ पोल चमक रहा है, नॉर्थ पोल पर प्रकाश पहुंच रहा है, और फिर ये घूमेगी, गति करेगी, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि साउथ पोल प्रकाशित होगा। इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, मैं तो बस अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि इसके अपने अक्ष पर इस झुकाव के क्या मायने हैं, कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश प्राप्त होता है ना, उनमें अंतर आ जाता है इस झुकाव के कारण, ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। अब आपने झुकाव के बारे में जान लिया, अब आप ये जानिए कि पृथ्वी का आकार है कैसा, कैसा है भैया, आप कहोगे, आप नहीं सही, कुछ लोग कहेंगे गोलाकार है, भूल में ना रहिएगा भाई साहब, गोलाकार नहीं है, हिंदी में इसको कह देते हैं भू आब, भू आब, इसका भू आब का दूसरा नाम है जियो इड, स्पेलिंग याद रखना, जियोइड को इंग्लिश में भूआब कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऐसे स्टाइल में बोलिए, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको चपटाकार, चपटा गोलाकार, चपटाकार नहीं, चपटा गोलाकार। कैसा होता है ये चपटा गोलाकार, ऐसा, इसको इलिप्सोइड भी बोल देते हैं, ऐसा, यानी कि एकदम गोल नहीं है, ऐसे ये जो कोने हैं ना, ये जो ध्रुव है इनकी तरफ से ऐसे दबी हुई है, ऐसे, और जब ये ऐसे दबती है तो यहाँ पर एक बल्ज पड़ जाता है, इसको बोलते हैं बल्ज, क्या, एक हिस्सा थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है और ये अंदर की तरफ को दबा हुआ है, इसी को कहते हैं
ऑबलेट स्फेरॉइड यानी एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर यही चीजें लिखी हैं कि ध्रुव पर क्या है, चपटी यानी कि दबी हुई है, और भूमध्य रेखा पर कैसी है, उभरी हुई। भूमध्य रेखा पर उभरी हुई और ध्रुव पर क्या है, थोड़ी सी चपटी। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। और ये क्या होता है, घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। इसका कारण क्या है कि जब पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, ऐसे अपने अक्ष पर ऐसे, कितने मतलब आपको क्या लगता है किस वेग से घूमती होगी लगभग, है कोई आइडिया? भाई साहब लगभग लगभग 16,500 16,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। आपको यकीन नहीं होगा, आप 16,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहे हैं, आपके चक्कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको हैं भाई, आप नॉर्मल घूम लो, ऐसे घूमी घूमी कर लो एक जगह खड़े होकर, थोड़ी देर में आपको चक्कर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो इतनी स्पीड से 16,500 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर भी आपको चक्कर नहीं आ रहे। वजह बताऊंगा क्यों नहीं आ रहे, रुको। तो ये तिरछेपन के कारण क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें है ना, देखता हूं मैंने चित्र लगाया है क्या, और शायद नहीं लगाया है, ऐसे कैसे नहीं लगाया है। चलो भाई, लगाया नहीं है चित्र, ये रहा, नहीं है इसमें भी, चलो है नहीं, दिखाते हैं बाद में, बट ऐसे ही समझ लीजिए। यहाँ इस चित्र से मैं समझा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए सूर्य की किरण है, और ये है विषुवत रेखा। यहाँ मान लीजिए, यहाँ अभी विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा है। कब लंबवत चमकता है और कब नहीं चमकता वो अभी हम पढ़ने वाले। अभी मान लीजिए कि विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत है 90 डिग्री, या और ये मान लीजिए कि एक किरण है, और ये एक किरण इतने भाग को गर्म कर रही है। इतने भाग को क्या कर रही है, गर्म कर रही है, तापमान दे रही है, इतना भाग गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भाग जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों, अभी समझिए। अब एक ये किरण है, ये किरण यहाँ पड़ रही है, और ये क्या हो रही है कि यहाँ ऐसे ना पढ़कर ऐसे पढ़ रही है, यानी कि किरण उतनी ही बड़ी है, बट वो उतने क्षेत्र को गर्म कर रही है, तापमान प्रदान कर रही है, हीट प्रदान कर रही है। तो अब आप बताइए कौन सा क्षेत्र जल्दी गर्म होगा और ज्यादा गर्म होगा? ये क्षेत्र ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि कम जगह पर ज्यादा प्रकाश मिल रहा है, और यहाँ ज्यादा जगह पर कम प्रकाश मिल रहा है। तो ये अंतर पड़ता है पृथ्वी के चपटे होने से। सूर्य की किरणों का कोण, सूर्य की किरणों के कोण में अंतर आता है, और इस कोण की वजह से विभिन्न विभिन्न अक्षांशों पर, अक्षांश पड़े हैं ना, विभिन्न विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग जलवायु पाई जाती है इन किरणों के कोण में अंतर की वजह से। आपको यकीन नहीं होगा, हालांकि दोनों चीजें मिलकर काम करती हैं, घूर्णन और परिक्रमण भी, यानी पृथ्वी की गतियां भी और पृथ्वी की इस तरह की आकृति भी। ठीक है, बाकी ये दोनों चीजें मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो मुझे यही चीजें बतानी थी। एक, पृथ्वी का आकार भूआभ है, ऑबलेट स्फेरॉइड। इसके क्या परिणाम होते हैं, जो सूर्य की किरणों का कोण है वो अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग हो जाता है, और जिससे प्राप्त होने वाले प्रकाश की मात्रा पर फर्क पड़ता है। ठीक। दूसरा, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी का दूसरा रूप है कि अपने कक्षातल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसकी वजह से क्या होता है, झुकी हुई की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा में अंतर पड़ता है, और पृथ्वी पर ओवरऑल भी जो प्रकाश का वितरण है वो इसकी वजह से प्रभावित होता है। तो जब आपने ये बेसिक समझ लिए, तो अब आप पृथ्वी की गतियों को समझने के लिए तैयार हैं। तो इसको इतना ही रहने दिया जाए क्या? अब घूर्णन को अगले एक सेशन में बना दिया जाए, तो छोटे छोटे सेशन रख लेते हैं। अगले टॉपिक में हम घूर्णन की चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, नौकरी लगाइए, जल्दी से शादी करिए, बच्चे करिए, हंस खेल कर मौज मस्ती में जीवन बिताइए। धन्यवाद।